मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपको लिखित सूचना के आधार पर प्रायोगिक कार्य सौंप दिए गए हैं और पिछले साल भी आपने अपने प्रायोगिक कार्य पूर्ण किए थे और जब आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं तो अब आपको सेकेंड ईयर के भी वही प्रायोगिक कार्य थोड़े भिन्न तरीके से करने होंगे। तो एक लिखित सूचना के आधार पर यह भी सूचना दी गई थी कि पिछले साल आपके जो भी विषय शिक्षण का विषय रहा होगा और उस शिक्षण के विषय के साथ आपने बीएड फर्स्ट ईयर को कंप्लीट कर लिया है, अब आपके सेकेंड ईयर है, चूँकि अब आपको नेक्स्ट दूसरा शिक्षण विषय का चुनाव करना होगा। तो जो भी आपका दूसरे साल का जो शिक्षण विषय है उसके अंतर्गत हिंदी शिक्षण विषय जो छात्राएं ले रही है या जिनके पास हिंदी शिक्षण विषय है वो जो प्रायोगिक कार्य है उसके अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण, विषय वस्तु विश्लेषण और दैनिक पाठ योजना, यह प्रायोगिक कार्य आपको करने होंगे। तो दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत बात करते हैं हम हिंदी शिक्षण विषय की। हिंदी शिक्षण विषय की दैनिक पाठ योजना दूसरे शिक्षण विषयों से भिन्न होती है, अलग होती है, चूँकि वह जैसे सामाजिक अध्ययन हुआ, इतिहास हुआ, सिविक्स हुआ, ये सारे विषयों की दैनिक पाठ योजनाएं समान रूप से चलती है, बस विषय वस्तु अलग होती है। चूँकि हिंदी शिक्षण विषय विधाओं में बटा हुआ विषय है, हिंदी विषय ही विधाओं में बटा हुआ एक शिक्षण विषय है, जैसे कि गद्य हुआ, पद्य हुआ, व्याकरण हुई, रचना हुई, रचना के अंतर्गत भी कहानियाँ हुई, कहानी के अंतर भी अगर हम निबंध को देखें तो ये सारी विधाओं का हमें अध्ययन करना होता है। लेकिन इन सारी विधाओं को अध्ययन जब हम करते हैं हिंदी शिक्षण के अंतर्गत तो हमारी दैनिक पाठ योजना भी इन्हीं विधाओं के आधार पर बटी हुई है। इसलिए हम दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत हिंदी शिक्षण विषयों की 6 विधाओं के माध्यम से पाठ योजनाओं का निर्माण करते हैं। अतः हिंदी शिक्षण विषय के अंतर्गत हम 6 विधाओं की पाठ योजनाएं या ऐसा कहा जाए कि 6 प्रकार से पाठ योजनाएं बनाना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी शिक्षण विषय की फर्स्ट विधा, जो कि हिंदी शिक्षण विषय की सबसे इजी विधा कहलाती है, जिसके अंतर्गत सिर्फ पढ़ना आता है, सबसे पहले बच्चे को पढ़ना सिखाया जाता है। अतः इसलिए ही गद्य शिक्षण विधा ही हिंदी शिक्षण की पहली विधा है और इसे सबसे आसान समझा जाता है और इसीलिए दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत भी गद्य शिक्षण की जो विधा है उसे ही सर्वप्रथम लिया जाता है। तो बात करते हैं हम दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत गद्य शिक्षण की विधा का। तो गद्य शिक्षण की जो विधा है उसके अंतर्गत वैसे की वैसे ही रहेगा, इसमें कोई जैसे चेंजेज होने वाली बातें नहीं है। तो बात करते हैं हम कि हम जो हिंदी शिक्षण की जो बच्चों की पुस्तकें हैं उसके अंतर्गत हम इन विधाओं का चुनाव कैसे करेंगे। तो इन विधाओं के चुनाव के लिए सबसे पहले ये कंफ्यूजन की बात है कि गद्य का चुनाव आप कैसे करेंगे, कि आप कैसे पहचानेंगे कि गद्य के लेसन कौन से हैं, आप कैसे पहचानेंगे कि पद्य के लेसन कौन से हैं। आप व्याकरण को तो पहचान सकते हैं कि व्याकरण के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ाना है, और रचना के अंतर्गत आप कैसे पहचानेंगे कि हिंदी शिक्षण के यह लेसन्स कैसे होंगे। तो बात करते हैं हम गद्यांश की। गद्यांश का अर्थ होता है जो लगातार एक ही विधा के रूप में चलता जाए और जिसे हम लगातार अबाध गति से आदर्श वाचन द्वारा पढ़ें तो वह गद्यांश के अंतर्गत आता है। गद्यांश के अंतर्गत आने पर जैसे संस्मरण हुए, यात्रा वृत्तांत हुए, जैसे जीवनी हुई, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, ये सारी जो चीज़ें हैं वह गद्यांश के अंतर्गत ही आती है। चूँकि इन्हीं लेसनों के द्वारा हम गद्यांश का चुनाव कर सकते हैं। जैसे जैनेन्द्र कुमार का बाजार दर्शन है, वो निबंध है। निबंध की कैटेगरी इसके अंतर्गत अलग होती है। चूँकि मैं एक बार आपको हाईलाइट कर देती हूँ कि बच्चों के अंतर्गत आप बच्चों की किताबों में कैसे पहचानेंगे कि गद्य के पाठ कौन से होते हैं। गद्य के पाठ के अंतर्गत आप किन किन चीजों का चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो है संस्मरण, दूसरा है यात्रा वृत्तांत, तीसरा है निबंध,
कथा और डायरी, जो भी गद्यांश की जो विधाएं होती है वो डायरी, लेखन, ये जो सारी विधाएं हैं ये एक तरीके से इन्हें पढ़ा जा सकता है और ये कवियों द्वारा रचित होती है और इन्हें पढ़ा जा सकता है। अतः यही है जो गद्यांश की कैटेगरी में आती है। अब जैसे अगर सपोज मैं छठी क्लास को पढ़ा रही हूँ, छठी क्लास के अंतर्गत एक लेसन आया जिसका नाम है बाजार दर्शन, ठीक है। तो ये लेसन बच्चों की किताब के अंदर इंडेक्स के अंदर यानी कि अनुक्रमणिका के हम देखेंगे तो बाजार दर्शन चैप्टर लिखा हुआ होगा, पेज नंबर लिखा हुआ होगा और इसके आगे लिखा हुआ होगा निबंध। तो यही हमने चुनाव कर लिया कि यह गद्यांश का लेसन है और इस गद्यांश के लेसन के ऊपर मेरी गद्यांश की पाठ्य योजना का निर्माण हो सकता है। तो यह तो हो गया हमारा। अब जैसे राउंड समृत्यांक है मेरी यात्रा ये भी है ना, मेरी यात्रा ये यात्रा वृत्तांत है। अगर ये सारी चीज हुई तो ये यात्रा वृत्तांत है। तो कहने का तात्पर्य यह है जो पाठ का नाम होता है उसके आगे हिंदी शिक्षण की जो बुक होती है, बच्चों की किताबें होती हैं, उसके अंतर्गत उसके ब्रैकेट में उसकी विधा का निरूपण कर दिया जाता है और इसी के आधार पर हम गद्यांश के पाठ योजना का निर्माण कर सकते हैं और गद्यांश के लेसन का चुनाव कर सकते हैं। तो ये तो था गद्यांश के लेसन की पहचान करना। दूसरी विधा की जब हमने बात की उसका नाम था पद्यांश की पाठ्य योजना। तो पद्यांश तो अपने आप में ही एक निरूपित किया गया है कि भाई जिसे गाया जा सके, जिसे राग से सुनाया जा सके, जिसे सुनने में रस की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, रौद्र रस की अनुभूति हो, जिससे रसों की प्राप्ति हो, जो अलंकृत हो, वही पद्यांश की विधा कहलाती है। तो पद्यांश की विधा तो हम जानते हैं जो कविता हुई, जितने भी रस आते हैं, जितने भी अलंकार आते हैं वो सभी हमें पद्यांश के अंतर्गत, काव्य के अंतर्गत ही मिलते हैं। तो पद्यांश के लेसन तो हम वैसे ही पहचान लेंगे जैसे मीरा के पद, सूरदास के पद, कबीर की पदावली, ये सारी चीज़ें ही पद्यांश के अंतर्गत आती है। जैसे मेघ आए बंठन के, ये सारी कविताएं हैं जो सब कुछ, जैसे ग्रामश्री कविता सुमित्रा नंदन पंत की, तो ये सारी कविताएं हैं जो पद्यांश के अंतर्गत ही आती है। तीसरी विधा की जब हमने बात की थी तो वो थी, तीसरी विधा थी व्याकरण। तो व्याकरण भी अपने आप में ही एक डिफाइंड है कि व्याकरण की जो भी गद्यांश को पढ़ाते समय या पद्यांश को पढ़ाते समय हमें जो भी रुकावटें आती है, जो भी एक नवीन भाषा का सृजन होता है, वही व्याकरण कहलाती है। और व्याकरण तो अपने आप में ही निरूपित होती है। जैसे कि सबसे पहले बच्चा संज्ञा, सर्वनाम, प्रत्यय, उपसर्ग, ये सारी चीज़ों को पढ़ना सीखता है। तो हमें भी व्याकरण के अंतर्गत जो पाठ्य योजना है उसके अंतर्गत, व्याकरण के अंतर्गत इन्हीं टॉपिक्स को लेने हैं। अब बात करते हैं हम रचना शिक्षण की। तो रचना शिक्षण के अंतर्गत हमारे आते हैं 3 चीज़ें। तो रचना का अर्थ है किन्हीं चीज़ों का निर्माण करना और उन चीज़ों से एक मैसेज पहुँचे, एक उद्देश्य पहुँचे। तो इसके अंतर्गत कहानी, निबंध और तीसरा है एप्लीकेशन भी होती है, उसको एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र। तो ये 3 चीजें रचना शिक्षण के अंतर्गत आती है। ये 3 चीजें रचना शिक्षण के अंतर्गत आती है क्योंकि रचना के अंतर्गत हम कहानी का निर्माण कहानी की पाठ्य योजना बनाकर बच्चों को मैसेज देते हैं। निबंध के अंतर्गत भी हम निबंध की पाठ्य योजना बनाकर बच्चों को मैसेज देते हैं और प्रार्थना पत्र के भी अंतर्गत हम बच्चों को सिखाकर एक नवीन चीज़ सिखाने का प्रयास करते हैं। तो बात ये है रचना शिक्षण के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कि मैडम ने यहाँ भी निबंध लिखा और यहाँ भी निबंध लिखा।
हम कैसे पहचानेंगे कि ये पाठ्य योजना निबंध रचना के अंतर्गत आएगी या ये पाठ्य योजना निबंध गद्यांश के अंतर्गत आएगी। तो दोनों में डिफाइन ये होता है कि चूंकि ये वाले निबंध अर्थात गद्यांश के निबंध होते हैं वो किसी राइटर द्वारा उल्लेखित होते हैं या लिखित होते हैं या किसी राइटर के द्वारा ही रचनाकार के द्वारा ही लिखे हुए होते हैं या उसकी जीवनी पर आधारित होते हैं, जबकि ये निबंध की कैटेगरी होती है जिसमें बच्चा खुद स्वयं रूप से अभिव्यक्त करे, जैसे छठी क्लास से ही आ जाते थे कि रक्षा तीसरी क्लास से या पाँचवीं क्लास से जो भी स्टैंडर्ड होता है बच्चों का, तो उससे ये आ जाते थे कि रक्षाबंधन पर निबंध लिखो, दिवाली पे निबंध लिखो। तो वो ऐसे सामाजिक निबंध जैसे बड़ी क्लास में आते हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि टॉपिक पे जो अलग से सामाजिक परिस्थितियों को दर्शा, आतंकवाद, तो वो सारे टॉपिक यहाँ निबंध के अंतर्गत आते हैं। चूँकि यहाँ बच्चा अपनी अभिव्यक्ति करता है, अपनी अभिव्यक्ति का निर्माण करता है और उन्हें लिखकर अभिव्यक्त करता है, तो उसकी खुद की अभिव्यक्ति होती है। अतः यह निबंध स्व प्रेरणा द्वारा रचित होते हैं, अतः ये रचना शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो ये हुई सारी हमारी विधाएं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गद्यांश शिक्षण की पाठ्य योजना के बारे में।